नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार। मूल अधिकार टॉपिक हम पढ़ रहे थे, उसमें पहला जो अधिकार था समानता का अधिकार, वो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अब अगला जो मूल अधिकार है समानता का अधिकार, वो आज की क्लास में पढ़ेंगे। इस अधिकार को पढ़ने से पहले हम संविधान में एड्रेस देख लेते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ दिया गया है। तो इसमें आप ध्यान रखिए, आपको बताया गया था कि मूल अधिकार जो हैं वो किस भाग में है, भाग 3 में। संविधान में कुल भाग कितने हैं, 22, और उसमें से जो तीसरा भाग है, इस भाग में मूल अधिकारों के बारे में दे रखा है। मूल अधिकारों में जो अनुच्छेद हैं वो 12 से लेके 35 तक हैं। तो भाग 3 के अंदर कुल अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, और उसमें मूल अधिकारों के बारे में दे रखा है। अब इन अनुच्छेदों का वर्गीकरण किस हिसाब से कर रखा है उनको देखिए। ये जो शुरू के अनुच्छेद हैं 12 और 13, और लास्ट वाले जो अनुच्छेद हैं जिसमें है अनुच्छेद 33, 34 और 35, इन अनुच्छेदों में स्पेसिफिक कोई मूल अधिकार नहीं है, लेकिन ये हैं मूल अधिकारों से संबंधित। बीच में जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 14 से 18, इनके अलग अलग वर्गीकरण कर रखे हैं। 14 से जो 18 है उसमें आपको दे रखा है समानता का अधिकार। उसके बाद है 19 से 22, इसके अंदर दे रखा है आपको स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें देखिए, पहला ग्रुप बना रखा है अनुच्छेद 14 से 18, यहाँ पे है समानता का अधिकार। दूसरा ग्रुप है 19 से 22, जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। 19 से 22 तक के जो अनुच्छेद हैं उनको कहा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद अनुच्छेद 23 और 24 का जो ग्रुप है उसे कहा जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से लेके 28 तक ये कहलाते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है सांस्कृतिक स्वतंत्रता या संरक्षण का जो अधिकार है वो है 29 और 30 में। 31 की यदि बात करेंगे तो अनुच्छेद 31 जो है इसमें है संपत्ति का अधिकार, और 32 के अंदर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ देखिए, ये जो कुल आपको मूल अधिकार दिख रहे हैं, ये मूल अधिकार हैं 7। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा है शोषण के विरुद्ध, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का, पांचवा है सांस्कृतिक संरक्षण का, छठा है इसमें संपत्ति का अधिकार, और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यहाँ आप देखिए, ये जो अधिकार है संपत्ति का अधिकार, इसको संविधान में एक संशोधन किया गया और उसका क्रम है 44वां संविधान संशोधन 1978 में, और इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा के अब कैसा अधिकार बना दिया है, कानूनी अधिकार। संपत्ति रखने का अधिकार अभी भी है हमारे पास, लेकिन ये कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार। मूल अधिकार जो है उनकी गारंटी कौन लेता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। ये अधिकार हमें कौन से अनुच्छेद में मिला हुआ है, 32 में। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं है, उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो उसकी गारंटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता है। ये जो कानूनी अधिकार बनाया गया है और इसको एक दूसरे अनुच्छेद में शिफ्ट कर दिया गया है, और उस अनुच्छेद का नंबर है 300 क। तो वर्तमान में देखें, यदि आपसे ऐसे पूछा जाए कि मूल संविधान में मूल अधिकारों की, यानी जब संविधान बना था उस समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 7। वर्तमान में कितनी है, 6 है, क्योंकि 1978 में जो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में दे रखा था उसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब जो ये अनुच्छेद बचे आपके 12 और 13, ये आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिए गए थे। 12 के अंदर राज्य की परिभाषा है। इस भाग 3 को जितनी देर तक पढ़ेंगे बार बार आएगा कि राज्य ऐसा नहीं करेगा। तो वहाँ जो राज्य की परिभाषा है वो बताई गई है किसमें, 12 में। तो पहले भाग शुरू होते ही 12 के अंदर बता दिया कि राज्य किसको कह रहे हैं। यहाँ पे 13 के अंदर विधि की परिभाषा दी गई है। उसके बाद मूल अधिकार चालू होते हैं। तो इस तरीके से इनका वर्गीकरण कर रखा है। तो मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 6 है। पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा जो मूल अधिकार है जिसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार,
वो हम अभी इस क्लास में पढ़ेंगे, और इसके अनुच्छेद हैं 19 से लेके 22 तक। तो इसको देखिए आप। 19 से 22 तक के जो अधिकार हैं, इनमें क्या क्या दे रखा है। 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब इसको ढंग से देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अकेली नहीं, इसके साथ में 6 और अधिकार दे रखे हैं। 6 स्वतंत्रताएं हैं कुल मिला के। तो 19 के अंदर कुल कितनी स्वतंत्रताएं हैं, 6। और 20 के अंदर है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि किसी पे आरोप लगाया जाता है या अपराध किया है, आरोप लगा रहे हैं, तो उससे संबंधित उस व्यक्ति को क्या क्या संरक्षण प्राप्त है संविधान में, वो किसमें दे रखा है, अनुच्छेद 20 में। 21 के अंदर है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं जीने का अधिकार। ये किस में है, अनुच्छेद 21 में। उसके बाद है 22 के अंदर देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है या उसको निरोध किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है जेल में, तो उससे संबंधित उसको क्या क्या संरक्षण है संविधान में, वो दिया गया है। तो ये जो है 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है, और इनका वर्गीकरण इस तरीके से कर रखा है। सबसे पहले हम 19 को डिटेल से पढ़ेंगे। अब 19 में आप देखिए, किसी भी अनुच्छेद में ऐसे 19 क लिखा है, जैसे 19(1) लिखा है, 19(1), तो एक तो क्या है उसका खंड, और उसके आगे क लिख दिया तो क्या बन गया उसका उपखंड। तो यहां आप देखोगे कि 19(1) जो है, उस एक में 19(1) खंड, और उसके कितने उपखंड बना रखे हैं, 6। तो आपको जो 6 स्वतंत्रताएं दे रखी हैं वो इन उपखंडों में है। तो पता चला कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 और अधिकार है, वो सारे किस में आ जाएंगे, 19(1) में। अब बाकी 19(2), 3, 4, 5, 6 में क्या चीजें हैं वो सुनिए। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहली बात क्या होती है वो देखिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है आप अपने विचारों को किसी भी माध्यम से, अब विचार हमें अभिव्यक्त करने हैं तो हम बोलकर, लिखकर, छापकर या अन्य किसी माध्यम से, जैसे आप देखते होंगे कलाकार जो होते हैं वो अपनी अभिव्यक्ति जो है अलग अलग किसी डांस के माध्यम से अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो किसी भी माध्यम से आप अभिव्यक्ति करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन विचारों की जो अभिव्यक्ति की जा रही है, ये अधिकार हमें एक पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया है। पूर्ण अधिकार को एक नाम और दिया जाता है जिसे कहते हैं आत्यांतिक। आत्यांतिक यानी जिसपे कोई रोक नहीं है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है, ये आत्यांतिक अधिकार नहीं है हमारे पास अभिव्यक्ति का अधिकार, इस पे बहुत सारी रोक लगा रखी है। और राज्य द्वारा जो मूल अधिकारों पे रोक लगाई गई हैं वो युक्ति युक्त है, उनका रीजनेबल है यानी तर्क युक्त है, इसलिए उन रोक को कहा जाता है युक्ति युक्त निर्बंधन। युक्ति युक्त निर्बंधन, या इंग्लिश में इनको बोलते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ आपको समझ में आया, अभिव्यक्ति का मतलब है आपको आपके विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रकार के विचार प्रकट कर देंगे जो देश की अखंडता, एकता को ठेस पहुंचाएं। तो ऐसी चीजें जो हैं हम प्रकट नहीं कर सकते, ये अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तो पता चला आपको कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर राज्य ने कुछ रोक लगा रखी है, और उन रोक को ही कहा जाता है युक्ति युक्त निर्बंधन, इंग्लिश में बोला जाता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अब खाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं, बाकी और जो 6 स्वतंत्रताएं आपको दे रखी हैं अभिव्यक्ति के साथ में, उन सब पे कुछ ना कुछ रोक लगाई हुई हैं, और उनका जो व्याख्या है वो किस में कर रखी है, संविधान में। तो ये 19 की आप स्थिति देखोगे तो 19(1) में जो उपखंड बना रखे हैं उसमें तो सारी स्वतंत्रताएं हैं, और 19(2), 3, 4, 5 और 6 इसमें वो रोक बता रखी हैं जो इन स्वतंत्रताओं पे लगाई गई हैं। ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 स्वतंत्रताएं हैं, ये पूर्ण अधिकार नहीं है, इन पे कुछ ना कुछ प्रतिबंध राज्य द्वारा लगाए गए हैं। अब इनको डिटेल से पढ़ते हैं हम कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब पहले तो यहाँ देखिए 19(1) का, ये ए भी लिखा आ सकता है इंग्लिश वाला, तो 19(1) का ये इसे क्या लिख सकते हैं, 19(1)(a), ये लिखा आ सकता है, ख की जगह बी, और यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, और यहाँ क्या लिखा आ सकता है, एफ। अब देखिए इसमें
अभिव्यक्ति सहित कुल कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6। तो पहली स्वतंत्रता कौन सी है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, भाषण की स्वतंत्रता है। दूसरा है कि आप जब बोल सकते हो तो आप सम्मेलन भी कर सकते हो, लेकिन सम्मेलन में आपने लोगों को इकट्ठा कर रखा है, वो सम्मेलन कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए और हथियार रहित होना चाहिए। तो इस चीज़ की भी स्वतंत्रता हमें दी गई है। फिर जब आप सम्मेलन कर रहे हो तो आपको कोई संघ, पार्टी ये बनाने का अधिकार भी है, इसकी स्वतंत्रता भी आपके पास है। तो तीसरा अधिकार दिया है कि संगम, संघ, सहकारी समिति बनाने का अधिकार भी आपको है। तो ये तीसरी स्वतंत्रता हो गई। चौथी स्वतंत्रता दे रखी है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी भारत की जो टेरिटरी है उसमें कहीं पे भी आप अबाध विचरण कर सकते हो, आराम से घूम सकते हो, आप स्वतंत्र हो इस चीज के लिए। उसके बाद दे रखा है यदि आप सब जगह घूम सकते हो तो आप भारत में निवास करने के लिए या बसने का अधिकार है, आप कहीं पे भी अपना मकान बना सकते हो। ये कौन सी दे रखी है आपको? पांचवी स्वतंत्रता दे रखी है। छठी जो स्वतंत्रता है इसको देखिए, हाईलाइट किया है, संपत्ति के अर्जन यानी संपत्ति को अर्जित करना, उसको धारण करना और उसके व्यवन का अधिकार यानी उसको खर्च करने का अधिकार। ये स्वतंत्रता भी हमें मूल संविधान में दी हुई थी। और संपत्ति का एक अधिकार आपको बताया था किसमें है? 31 में था। तो 31 वाले को भी हटा दिया गया, 300 क में रख दिया गया। और 19 में जो स्वतंत्रताएं थी उनमें से 19 एक ज में जो स्वतंत्रता दे रखी थी वो संपत्ति के अर्जन, धारण और व्यवन के अधिकार की दे रखी थी, इसको हटा दिया गया है। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा वही अनुच्छेद 300 क में एक कैसा अधिकार बना दिया गया है? विधिक अधिकार, जिसे कानूनी अधिकार भी बोलते हैं या क्या बोलते हैं? लीगल राइट। और लीगल राइट या कानूनी अधिकार जो है उसकी गारंटी सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता है। अब उसके बाद आगे देखिए, यहाँ जो है लास्ट वाली स्वतंत्रता कौन सी है? 1(6) के अंदर 1901(6) में कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार है। आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय अपनी आजीविका कमाने के लिए कर सकते हो। अब ये सारी स्वतंत्रताएं तो दे दी हैं, लेकिन इनके साथ ही इनके ऊपर कुछ रोक लगाई गई हैं। तो वो जो रोक हैं वो किसमें है या प्रतिबंध किसमें है? और उन प्रतिबंध को संविधान में क्या कहा जाता है? युक्ति युक्त निर्बंधन। तो 19(1) क में जो स्वतंत्रता दी गई है उससे संबंधित प्रतिबंध किसमें है? 19(2) में। और 19(1) ख सम्मेलन वाली जो स्वतंत्रता है उससे संबंधित रोक है आपकी 19(3) में। संघ या सहकारी समिति, ये पार्टी या दल बनाने की जो स्वतंत्रता है उससे संबंधित आपको जो रोक दे रखी है वो किसमें है? 19(4) में। भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने और बसने की जो स्वतंत्रता थी उससे संबंधित रोक जो है, दोनों से संबंधित रोक एक जैसी ही हैं और उनको किसमें दिया गया है? 19(5) के अंदर। और कोई भी व्यापार, व्यवसाय करने से संबंधित जो प्रतिबंध है वो किसमें दे रखे हैं? 19(6) में। तो ये 19 का वर्गीकरण समझ में आया होगा। 19(1) खंड बना के उसके खूब सारे उपखंड बना दिए और उन्हीं उपखंडों में कुल 6 स्वतंत्रताएं हैं। 6 में से पहली स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी स्वतंत्रता है सम्मेलन की स्वतंत्रता, लेकिन सम्मेलन कैसा होना चाहिए? हथियार रहित और शांतिपूर्ण। तीसरी है आपको संघ, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है। चौथी आपको भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हो। पांचवी आपको दे रखी है कि आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पे भी निवास या बस सकते हो। और लास्ट वाली दे रखी है आपको कि हम कोई भी व्यापार, व्यवसाय कर सकते हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए। तो ये कुल 6 स्वतंत्रताएं 19(1) में अलग अलग उपखंड बना के दी गई हैं। और ये वाला उपखंड अब यहाँ नहीं है, इसको हटा दिया गया और कहाँ रख दिया गया है? 300 क में। तो इसको ध्यान रखें, एक तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार है और एक स्वतंत्रता आपको 19(1) ज में जो थी उसको हटाया गया है। अब इनके ऊपर कौन कौन सी रोक है उनको देखेंगे। 19(2) में क्या दे रखा है, 3 में क्या दे रखा है। अब यहाँ से एक चीज देखिए आप, यहाँ जो है 19(1) घ और ड़ में क्या दे रखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में आप अबाध विचरण कर सकते हैं, यानी कहीं पे भी घूम सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि विदेशों में घूमने की स्वतंत्रता हमें किस अनुच्छेद में दे रखी है, तो विदेशों में घूमने की स्वतंत्रता यहाँ नहीं है, वो तो किस में मिलेगी आपको? अनुच्छेद 21 में। इसके आगे जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 21 को आप पढ़ोगे कि वहाँ खाली जीवन जीने का अधिकार नहीं है, वो कैसा अधिकार है? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। और गरिमापूर्ण जीवन जीने में आप विदेशी यात्रा भी कर सकते हो। तो विदेशी यात्रा की स्वतंत्रता आपको मिलेगी 21 में, लेकिन भारत के राज्य क्षेत्र में विचरण, अबाध विचरण की जो स्वतंत्रता है वो किस में मिलेगी? 19 में।
अब उसके बाद आगे देखिए, इसमें इन पे कौन कौन सी रोक लगा रखी हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक जो है 19(2) में, वो ये रोक है। कुल कितनी रोक है, कितने प्रतिबंध लगा रखे हैं? 8 प्रकार के प्रतिबंध हैं। अभिव्यक्ति यानी विचारों को प्रकट करना, बोलकर, छापकर या अन्य किसी माध्यम से आप जो अपने विचार प्रकट कर रहे हो, उनकी स्वतंत्रता आपको दे रखी है। लेकिन क्या क्या प्रतिबंध है? पहली चीज, ऐसे कुछ भी अभिव्यक्ति या विचार प्रकट नहीं करेंगे जिससे राज्य की सुरक्षा को क्या हो? खतरा हो। राज्य यानी देश की सुरक्षा को। उसके बाद दूसरा, ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं करेंगे कि विदेशी राज्यों के साथ हमारे जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं वो खराब हो जाएं। जैसे विदेशी राज्य देश देख सकते हैं हम, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हमारे अच्छे संबंध हैं इनके साथ, लेकिन हम कुछ मीडिया में ऐसा छाप रहे हैं जिनसे इनके साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है वो खराब हो रहे हैं, तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। और ये जो आपको प्रतिबंध लगा रखा है, ये प्रतिबंध मूल संविधान में नहीं था। प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में, उस समय ये जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन के तहत एक अनुसूची और जोड़ी गई थी, जो आपको बताई थी, नवी अनुसूची थी, वो हमने अनुसूची वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो इसमें ध्यान रखिए कि ऐसी अभिव्यक्ति नहीं करनी है कि विदेशी राज्यों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध जो हैं वो खराब हों, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर खराब हो, ऐसी अभिव्यक्ति नहीं करनी है। ये भी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। शिष्टाचार या सदाचार के विरुद्ध कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं करनी है। उसके बाद में है, न्यायालय की अवमानना हो, ऐसी कुछ अभिव्यक्ति नहीं करनी। मानहानि यानी किसी व्यक्ति के प्रति नेगेटिव बोलना, ये भी अभिव्यक्ति हम नहीं कर सकते, ऐसी स्वतंत्रता हमें नहीं दी गई है। उसके बाद है अपराध उद्दीपन, हम ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं कर सकते कि अपराध को बढ़ावा मिले, ये भी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और भारत की संप्रभुता और अखंडता को ठेस पहुंचे, इस तरीके की अभिव्यक्ति भी हम नहीं कर सकते। और ये संप्रभुता और अखंडता वाला केस जो है, ये 16वें संविधान संशोधन 1963 में जोड़ा गया। आपको प्रस्तावना टॉपिक पढ़ाया था, तब बताया था कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, अखंडता, पंथनिरपेक्ष और समाजवाद, जिसको हमने एक छोटी ट्रिक से याद किया था आपस करके। वो हमने किस संविधान संशोधन से जोड़े हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आपको यहाँ समझ में आया कि 19(1) क में तो क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और 19(2) के अंदर उससे संबंधित रोक है। और कितनी प्रकार की रोक है? 8 प्रकार की रोक हैं, और इन रोक को आपको या प्रतिबंधों को याद करना है। अब उसके बाद देखिए, इससे संबंधित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, इसमें खुद के अंदर बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं, हमें बहुत सारे अधिकार समाहित हो जाते हैं। सबसे पहला तो ये कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो क्या आपको अनअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? अनअभिव्यक्ति का मतलब, अभिव्यक्ति का तो मतलब हो गया कि बोलने का अधिकार है, और अनअभिव्यक्ति यानी चुप रहने का अधिकार। तो चुप रहने का अधिकार भी हमें इसी अनुच्छेद में मिल रहा है, अनुच्छेद 19(1) क में। तो अभिव्यक्ति के साथ हमें अनअभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है। आप देखते होंगे कई बार हम कोई जरूरी नहीं है कि हमारी सहमति जो है वो बोलकर ही प्रकट करें या विचार बोलकर ही प्रकट करें। मौन रहना भी एक प्रकार की विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो अनअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आपको कहाँ मिल रही है? 19(1) क में। एक इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता। अब प्रेस में जो है, मीडिया जो है विचार ही प्रकट कर रही है, अभिव्यक्ति हो रही है, तो उसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। 19(1) क में ही प्रेस की स्वतंत्रता जो है समाहित मानी जाती है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आ जाती है। उसके बाद और भी कई प्रकार के केस हुए, और इसमें कई अधिकार जुड़ते गए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत और क्या क्या आता है। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज फहराना। राष्ट्रीय ध्वज जो है, हमारी घर की छत पर या कार्यालय पर हम राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं, तो हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति अपना जो प्रेम है उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो इसकी भी स्वतंत्रता है हमें, और ये भी किसमें दी गई है? 19(1) क में। उसके बाद बात करते हैं बंद और हड़ताल की। हड़ताल यदि हम करते हैं तो हमारे कोई डिपार्टमेंट से संबंधित कोई नाराजगी है, तो हम अपना काम जो है वो नहीं कर रहे हैं, तो वो तो है हड़ताल। हड़ताल का अधिकार तो हमें दिया गया है, इसे तो संवैधानिक माना जाता है। लेकिन जो बंद होता है, बंद जो है, इसमें दूसरे लोगों के मौलिक अधिकार जो हैं वो भी प्रभावित होते हैं। इसलिए बंद को सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना है? असंवैधानिक माना है। तो इसकी स्वतंत्रता हमें नहीं है। इससे पहले हमें जो है सूचना देनी पड़ती है कार्यालयों को। उसके बाद आगे देखिए,
चलचित्र, चलचित्र यानी फिल्म जो होती हैं, इसमें पूछा गया, कोर्ट में केस हुआ कि चलचित्र सेंसर बोर्ड से पारित होते हैं, पहले सेंसर बोर्ड से पास होने के बाद ही उनको पब्लिक किया जाता है। तो फिल्मों को सेंसर बोर्ड से पास होने के बाद में पब्लिक कर रहे हैं, तो इनकी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो रही है, छीनी जा रही है। जबकि ऐसा कोई सेंसर बोर्ड ना तो अखबार पे है ना न्यूज़ पे है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, अखबार, मैगजीन, ये सारे जो है लेख यदि पब्लिश हो रहा है तो उसका समाज पर इतना जल्दी असर नहीं पड़ता जितना किसका पड़ता है, चलचित्र या फिल्म का। तो चलचित्र जो है या फिल्म है, उसका पहले सेंसर बोर्ड से पारित होना संवैधानिक ही है, उसमें उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं छीनी गई है। उसके बाद में आगे देखिए, यहाँ पे एक केस और हुआ था, दूरदर्शन पर कई बार अंधविश्वास को फैलाने वाले कार्यक्रम दिखाए जाते हैं और आपने देखा होगा उनको रोका भी नहीं जाता है। अब इनको इसलिए नहीं रोका जाता क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कितने आधार पे रोक सकते हो, आपने देखा था कितनी रुकावट है इसमें, ये 8 रुकावट है। यहाँ कहीं अंधविश्वास का नाम नहीं है। ये केस किस लिए आया, एक दूरदर्शन पे एक कार्यक्रम आता था, होनी अनहोनी, उसके अंदर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता था। तो इसमें जो है अंधविश्वास के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती थी। तो इसमें एक जनहित याचिका जो है वो कोर्ट में दायर हुई और ये पूछा गया कि ये अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका हनन हो रहा है यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक जो है वो इन 8 आधार पे लग सकती है और अंधविश्वास वाला आधार नहीं है, तो ये प्रोग्राम दिखाए जा सकते हैं। विज्ञापन की भी स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। जब आपको विचार प्रकट करने का अधिकार है तो आपको जानने का अधिकार भी है विचारों को, और जानने के अधिकार में ही फिर किसका अधिकार आया, सूचना का अधिकार भी है। और ये आगे से आगे ये बढ़ता गया और बाद में इसने रूप लिया आरटीआई का, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो आया 2005 में। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। तो आपने देखा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक सिंगल अधिकार नहीं है, इसमें बहुत सारे अधिकार समाहित होते जा रहे हैं। जैसे जैसे कोर्ट में कोई भी केस हो रहा है तो उस तरीके से इसकी व्याख्या आगे से आगे होती जा रही है। तो आपने देखा सबसे पहले तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन प्रेस की अभिव्यक्ति या प्रेस की स्वतंत्रता का पूछा जाता है। दूसरा, चुप रहने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत है, तो ध्यान रखेंगे। एक है मतदाता का सूचना अधिकार। तो उम्मीदवार जब चुनाव के अंदर खड़े होते हैं तो उनसे एक सूचना पत्र भरवाया जाता है जिसमें वो अपनी अपनी संबंधित जितने भी उनकी शैक्षिक योग्यता है, संपत्ति है और अपने परिवारजनों की संपत्ति है, वो सारी जो है उन्हें सूचनाएं देनी होती हैं। क्योंकि मतदाता को ये अधिकार होता है कि जिसको वो वोट डालने जा रहा है उस व्यक्ति से संबंधित कुछ जो बेसिक सूचना है वो उसके पास होनी चाहिए। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, इस अधिकार में बहुत सारे अधिकार समाहित हो रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए, ये आपको निर्बंधन बता दिए हैं। दूसरी स्वतंत्रता जो थी 19(1) ख में, वो कौन सी थी, शांतिपूर्ण और हत्यार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। यानी आप पहला तो दे दिया कि आप बोल सकते हो, बोलने का अधिकार है। दूसरा, आप सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन सम्मेलन में पहली शर्त ही लगा दी है कि एक तो शांतिपूर्ण होना चाहिए, एक उस सम्मेलन में हथियार नहीं होने चाहिए, यानी हथियार रहित होना चाहिए। अब उसके बाद उस पर और भी रोक लगाई हैं और उनको संविधान में लिखा हुआ है किस अनुच्छेद में, 19(3) के अंतर्गत। तो 19(3) में जो रोक लगाई गई हैं उनको देखिए। 19(3) के अंतर्गत रोक लगाई गई है कि एक तो लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। दूसरा ध्यान रखना है कि भारत की और संप्रभुता और अखंडता जो है उस पे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये दो जो हैं रेस्ट्रिक्शंस किस पे लगाए गए हैं, हमारी दूसरी स्वतंत्रता पे, जिसे बोलते हैं शांतिपूर्ण और हत्यार रहित सम्मेलन। अब इसमें आप देखिए, सम्मेलन कर रहे हैं, सम्मेलन किस किस रूप में हो सकता है, आप सभा कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। अब जुलूस शब्द आते ही दिमाग में ऐसा रहता होता है कि किसी का पुतला जला रहे होंगे। जुलूस का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ यदि देखेंगे आप तो ये होती है चलती हुई सभा। यदि सभा चल रही है तो उसे क्या कहा जाता है, जुलूस। तो जुलूस की परमिशन भी है हमें, लेकिन वो सब होना कैसा चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए, हत्यार रहित होना चाहिए। और ये दो रेस्ट्रिक्शन और हैं, लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, भारत की एकता और अखंडता, भारत की संप्रभुता और अखंडता जो है वो नहीं बिगड़नी चाहिए। अब इसमें आगे ध्यान रखिए, ये इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है धारा 144 लगाने की, और ऐसी सभा या सम्मेलन करने होते हैं तो पहले जो है परमिशन भी लेनी पड़ती है। और ये सारी चीज़ें आपको किस में मिल जाएंगी, भारत दंड संहिता यानी आईपीसी में मिल जाएंगी। यदि
ये सब वहां इसलिए कर रखा है ताकि सभा जो है वो गैर कानूनी रूप धारण न कर ले। उसके बाद आगे देखिए इसमें 19(1) ग यानी तीसरी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। पहली थी बोलने की या अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, दूसरी वाली थी सम्मेलन वाली। तीसरी है जब आपने सम्मेलन किया है तो आप अब संगम, संघ और सहकारी समिति बना सकते हो। अब यहाँ ध्यान रखिए कि किस प्रकार के संघ बना सकते हो। कंपनी बना सकते हो, स्वैच्छिक संगठन जिसे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं वो बना सकते हो, साझेदारी फर्म बना सकते हो, सोसाइटी बना सकते हो, मजदूर संगठन ट्रेड यूनियंस बना सकते हो, दबाव समूह बना सकते हो, राजनीतिक दल बना सकते हो। ये सारी स्वतंत्रताएं हैं आपको किसमें है 19(1) ग में। अब ये तो दे रखा है लेकिन उन पे रोक लगा रखी है। क्या क्या नहीं बिगड़ना चाहिए आपके इस संघ बनाने से? एक तो लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, एक दूसरी चीज वही है कि संघ की, भारत की संप्रभुता और अखंडता जो है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसमें एक तीसरी रोक और है जिसे हम कहते हैं सदाचार, यानी मॉरलिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी तीसरी स्वतंत्रता हो गई। चौथी स्वतंत्रता, चौथी स्वतंत्रता का मतलब है कि भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं पे भी घूम सकते हो। इन स्वतंत्रताओं को याद करने के लिए आप थोड़ी सी ट्रिक अपना सकते हो। पहली तो थी बोलने की, फिर उसके बाद ध्यान रखना है बोलना सीख गए तो आप सम्मेलन करना सीख गए हो, तो दूसरी है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की। तीसरा आपको याद रखना है जब आपने सम्मेलन किया तो लोग इकट्ठे में आपको सुना है तो आप उसके बाद संघ संगठन बना सकते हो। तो तीसरी स्वतंत्रता हो गई संगठन बनाने की। फिर चौथा आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब संगठन बना लिया है, पार्टी बना ली है, तो पार्टी फिर प्रचार करेगी तो घूमेगी जगह जगह। तो अबाध विचरण की जो है, सब जगह घूमने की स्वतंत्रता उसको बाद में मिलेगी, चौथी वाली। फिर पांचवी यदि ध्यान रखोगे तो ये सब काम कर लिए लेकिन बाद में आपको याद आता है कि नहीं एक जगह बसना है हमें, ये तो फालतू के कामों में लग गए, पॉलिटिक्स में लग गए, तो आप अब बस जाने की स्वतंत्रता वो इसके बाद वाली आएगी। और लास्ट में फिर आप कुछ कमाने का सोचोगे तो वो व्यवसाय वाली स्वतंत्रता आएगी लास्ट वाली। तो इस ट्रिक से हम ये स्वतंत्रताएं कुछ याद कर सकते हैं और इनके क्रम जो हैं वो इस तरीके से कि 19(1) है, 1 के बाद आप A, B, C, D, E, F और G। इसमें पहले वाली कौन सी आ गई थी? अभिव्यक्ति वाली यानी बोलने वाली। दूसरे वाली थी सम्मेलन वाली। तीसरा आपने संगठन बना लिया। चौथा आप क्या कर रहे हो? अबाध विचरण। विचरण के बाद बसने की, बस जाने की स्वतंत्रता, ये आपको अलग से याद करनी है। यहाँ संपत्ति अर्जन करने की थी, संपत्ति अर्जन व्यवन वाली जो स्वतंत्रता थी इसको अब हटा दिया गया है। और ये जो जी है इसके अंदर व्यापार व्यवसाय या आजीविका कमाने के जो भी साधन हैं उसकी स्वतंत्रता आपको किस में है? जी में। तो इस तरीके से टोटल कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6। और इसमें ध्यान रखना स्वतंत्रताएं भी 6 हैं और मूल अधिकार पूछे तो भी कितने हैं? 6 हैं। अब इसमें आगे ध्यान रखेंगे कि कहीं पे भी घूमने की स्वतंत्रता ये क्यों दी गई, इसका उद्देश्य क्या है कि आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पे भी घूम सकते हो। इसकी स्वतंत्रता इसलिए दी गई है ताकि लोगों में क्षेत्रवाद की भावना न भड़के कि हम इस क्षेत्र के हैं। क्षेत्रवाद की भावना जो है उसको कम करने के लिए और राष्ट्रवाद की भावना यानी हमारा देश एक है उसको बढ़ाने के लिए कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध विचरण करने की स्वतंत्रता। और इसी के साथ है ना 19(1) घ के साथ ही आपको अनुच्छेद 21 भी एक बार याद रखना है। यदि पूछा जाए कि विदेशों में घूमने की स्वतंत्रता कहाँ है तो विदेशों में घूमने की स्वतंत्रता है 21 में, और जबकि भारत में घूमने की स्वतंत्रता है 19(1) घ में। अब उसके बाद इस पर भी रोक लगाई हुई है कि भारत के अंदर कहीं भी घूम तो सकते हो लेकिन कुछ रोक हैं, कुछ प्रतिबंध है। पहला तो है साधारण जनता के हित में आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसमें सिंपल सा उदाहरण आप देख सकते हैं। कोरोना टाइम में हमें घूमने से मना किया था, घरों से बाहर निकलने के लिए मना किया गया था। वो साधारण जनहित की बात थी ताकि वो जो बीमारी है वो संक्रमण के द्वारा ज़्यादा नहीं फैले। इसके अलावा एक और इसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत में देखें तो कई जगह, कई क्षेत्र इस तरीके से आरक्षित हैं वहाँ पे जनजातियाँ बहुत रहती हैं। तो जनजातियों की जो पुरानी संस्कृति है वो अभी तक वो अपनी संस्कृति लिए बैठी हैं और उसमें यदि हमें घूमने की स्वतंत्रता दे दी जाए तो उनकी जो जो जगह है वो क्या होती है? डिस्टर्ब होती है। इसलिए वहाँ पे भी चिन्हित करके जाने से मना किया जाता है, तो वहाँ पे भी रोक लगाई जा सकती है। तो भारत में राज्य क्षेत्र में जो अबाध विचरण कर रहे हो उस पर 2 रोक है। पहली रोक तो जनहित के लिए रोक लगाई जा सकती है। दूसरा ध्यान रखना है किसी अनुसूचित जाति
के हितों के संरक्षण के लिए किसी एक क्षेत्र विशेष में जाने से आपको मना किया जा सकता है। उसके बाद आगे देखिए इसमें अगला है 19(1) में भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हो या बस सकते हो वहां पे। तो अब यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें भी वही दो रुकावट आएंगी कि एक तो साधारण जनता के हित में आपको बसने के लिए मना किया जा सकता है, दूसरा ध्यान रखना है किसी अनुसूचित जाति का कोई क्षेत्र है वहां जाके हम बस नहीं सकते, वहां हमें रोका जा सकता है। तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं आबाद विचरण और बसने की भारत के राज्य क्षेत्र में, ये दोनों अधिकार एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं और दोनों पे बिल्कुल एक जैसी रुकावट है और दोनों रुकावटें एक ही अनुच्छेद में दी गई हैं। किसमें दी गई हैं? 19(5) में। अब उसके बाद आगे देखिए इसमें 19(1) च जो था वो बता दिया था आपको, संपत्ति के अर्जन व्यवन का जो अधिकार था उसको अब 300 क में शिफ्ट कर दिया गया है। अब 19(1) छ है, इसमें कहा गया है कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और व्यवसाय करने का अधिकार है। अब ये सारे नाम दिए गए हैं, यानी आप आजीविका जो अपनी कमा रहे हो, जिसे हम लाइवलीहुड बोलते हैं, उसको आप किन किन तरीकों से कमा सकते हो। आप कोई भी प्रोफेशन जिसे हम वृत्ति बोलते हैं, ऑक्यूपेशन यानी उपजीविका, ट्रेड और बिजनेस, ट्रेड यानी व्यापार और बिजनेस यानी व्यवसाय, कि ये सारे रूप दे दिए हैं यहाँ पे। तो ये सबकी स्वतंत्रता है हमें। तो यहाँ ध्यान रखिए ये स्वतंत्रता तो है लेकिन इस पे भी कई प्रकार की रोक लगा रखी हैं हम। जैसे पहला देखिए, पहली रोक है साधारण जनता के हित में। जैसे यहाँ कह दिया व्यापार व्यवसाय कर सकते हो आप, लेकिन यदि मान लीजिए आप मादक पदार्थों का व्यापार करते हो तो वो जनता के हित में नहीं है, तो उसे रोका जाता है। तो जनसाधारण के हित में आपकी इस स्वतंत्रता पर एक रोक लगा दी कि मादक पदार्थ जो है उनके व्यापार वगैरह नहीं होना चाहिए। ये उदाहरण दिया है आपको। दूसरी रोक क्या है कि आप व्यापार व्यवसाय कोई कर रहे हो, उस व्यापार की जो तकनीकी अहर्ताएं होती हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन होती हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। इसका सिंपल सा उदाहरण होता है, जैसे आपने एक मेडिकल की शॉप खोल ली, मेडिकल की दुकान खोल ली, लेकिन मेडिकल की दुकान खोलने से पहले आपके पास फार्मेसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपको ड्रग्स की जो है नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप वो दुकान खोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, वृत्ति या व्यापार की कैसी अहर्ताएं होनी चाहिए? तकनीकी अहर्ताएं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। दूसरा ध्यान रखना है, तो यहाँ रोक लगा दी गई है, सभी व्यापार आप नहीं कर सकते हो, उनमें टेक्निकल अहर्ताएं यदि हैं वही व्यापार आप कर सकते हो। दूसरा है, यहाँ पे एक रोक और लग सकती है, यदि राज्य किसी व्यवसाय पर अपना एकाधिकार चाहता है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से ही वो व्यवसाय चलाया जाए, व्यापार चलाया जाए, तो भी आपको वो व्यवसाय करने से मना किया जा सकता है। तो इस प्रकार की रोक जो है वो इस स्वतंत्रता में दे रखी हैं। तो कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता थी और बताया कि 6 स्वतंत्रताएं जो हैं वो आत्यांतिक नहीं हैं, उनमें प्रतिबंध लगाए गए हैं और प्रतिबंध जो है उन्हें हम क्या बोलते हैं? युक्ति युक्त निर्बंधन। और क्या देखा आपने, 19(1) है, उसी के उपखंड बनाए तो उसमें तो 6 स्वतंत्रता दे दी और 19(2), 3, 4, 5 और 6 इसमें हमें प्रतिबंध दे दिए हैं। तो ये रोक आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे देखिए, अनुच्छेद 20 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब मान लीजिए इसमें किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और उस पर जब दोष सिद्ध किया जा रहा है उस समय उसको क्या क्या संरक्षण है। तो संरक्षण क्या क्या है? 20 को आप 3 भागों में बांटेंगे, 3 खंड हैं उसके, 20(1), 20(2) और 20(3). सबसे पहला है भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। भूतलक्षी देखो 2 प्रकार की, ये विधि का मतलब होता है कानून। 2 प्रकार की विधियां, एक तो होती हैं भूतलक्षी और एक होती हैं भविष्यलक्षी। विधि यानी कानून। यहाँ कानून बना, भूतलक्षी का मतलब है वो बैक डेट से लागू होगा, बैक डेट से लागू होता है। और भविष्यलक्षी में जिस दिन कानून बना है उस दिन से या उसके आगे की डेट से पारित हुआ है उस दिन से लागू होता है, यानी पीछे जो है बैक डेट से लागू नहीं होगा। अब उसके बाद 2 नाम और ध्यान रखने हैं आपको। 2 प्रकार के केस होते हैं, एक तो होता है आपराधिक, क्रिमिनल केसेस होते हैं, चोरी डकैती मर्डर वगैरह, ये सारे कैसे हैं? आपराधिक। एक है सिविल केस,
अब इसमें ध्यान रखिए, आपराधिक केस जो हैं उसमें कोई कानून बनाया गया है, वो कानून कभी भी भूतलक्षी नहीं होगा, बैक डेट से लागू नहीं होगा। उसका कारण आपको बता रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, जैसे देखिए, एक लड़के ने मारपीट की है और मारपीट के समय उसने जो अपराध किया है उस समय जो कानून था, उस कानून में प्रावधान था कि उसको कितने माह की सजा मिलनी चाहिए, 6 माह की। लेकिन उसके जो अपराध किए जाने और जब तक निर्णय आया, उससे संबंधित निर्णय आया, तब तक विधानमंडल ने या संसद ने एक कानून नया बना दिया और उस मारपीट वाले केस में कहा गया कि अब अधिकतम सजा जो है वो कितने साल की होगी, 2 साल की। तो इसमें ध्यान रखेंगे, सजा का जो टाइम है वो कितना कर दिया, 2 वर्ष। लेकिन इस लड़के ने जो अपराध किया था वो पहले किया था और इसका जो कानून है वो बना है बाद में। पहले अपराध के समय सजा का प्रावधान कितना था, 6 माह का, और आगे कानून बन के कितने का हो गया, 2 वर्ष का। तो इसको जो अपराध के लिए जो सजा मिलेगी वो 6 माह वाली मिलेगी, जो आगे 2 साल डिसाइड किया गया वो नहीं मिलेगी। यानी जो आपराधिक कानून बनते हैं वो बैक डेट से लागू नहीं हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, आपराधिक कानून भूतलक्षी नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन सिविल कानून होते हैं, सिविल जैसे आपसे टैक्स लिया जाता है, तो इनकम टैक्स से संबंधित मान लीजिए रेट बढ़ाई गई तो उसे बैक डेट से लागू किया जा सकता है। आपसे पीछे का टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है। तो सिविल मामले जो हैं वो भूतलक्षी हो सकते हैं, लेकिन आपराधिक विधियां जो हैं वो भूतलक्षी नहीं हो सकती, वो भविष्यलक्षी ही होनी चाहिए। अब इसमें आगे देखिए, यहाँ जो लिखा है, क्या लिखा है, भूतलक्षी दांडिक, दांडिक यानी आपराधिक विधियों से संरक्षण, यानी बैक डेट वाले आपराधिक कानून नहीं बनाए जा सकते हैं। तो भूतलक्षी आपराधिक विधियों से संरक्षण मिलेगा। सिविल में भूतलक्षी जो है आपराध भूतलक्षी विधियां बन सकती हैं, सिविल कानून ऐसे हो सकते हैं जो बैकडेट से लागू होंगे। तो एक तो दोष सिद्धि के संबंध में ये संरक्षण हमें मिला हुआ है। दूसरा ध्यान रखिए, दोहरे दंड से संरक्षण, यानी यदि अपराध एक किया है तो सजा भी कितनी बार मिलेगी, एक बार ही मिलेगी। सजा भी कितनी बार मिल रही है, एक बार। ऐसा नहीं है आपने एक अपराध किया है और आपके 10 जगह केस चल रहे हैं, सजा मिलेगी उसके लिए एक बार ही मिलेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि आप किसी डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं और आपने कोई भ्रष्टाचार से संबंधित कृत्य किया है तो डिपार्टमेंट ने आपको सस्पेंड कर दिया, वो तो एक सजा हो गई। दूसरा, कोर्ट जो है वो आप पे जुर्माना लगा रहा है, तो कोर्ट वाली सजा अलग है, डिपार्टमेंट वाली सजा अलग है। तो उस हिसाब से आपको एक अपराध के लिए कितनी बार सजा मिल रही है, 2 बार। यानी डिपार्टमेंटल जो आपको दंड दिया जा रहा है वो दिया जा सकता है, लेकिन कोर्ट वाला जो दंड है वो एक ही बार, एक अपराध के लिए कितनी बार सजा दी जाएगी, एक बार। तो क्या कहा गया है, दोहरे दंड से क्या दिया गया है, संरक्षण। ये 20(2) के अंतर्गत दिया गया है। 20(3) में कहा गया है कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण दे रखा है। इसमें ध्यान रखना है, ये भी कौन से केस में, आपराधिक केस में, जो क्रिमिनल केस है उसके अंदर अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्योंकि यदि मान लीजिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, करते समय जो अपराधी है उसके साथ मारपीट वगैरह करके दबाववश उससे सबूत निकलवा रही है या गवाही दिलवा रही है, तो अपने विरुद्ध जो है वो गवाही दे रहा है तो वो अपने विरुद्ध फंस सकता है। और इसी चीज को, इससे हमें संरक्षित किया गया है, तो अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए संरक्षण दे रखा है। और इसमें ध्यान रखिए, इसमें और केस भी हुआ है। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि अपराध यदि आपराधिक केस है तो उसी में ऐसा संरक्षण है, सिविल में ऐसा, यदि सिविल केस है तो उसमें अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। एक आपको ध्यान रखना है, इसमें ये बता दिया भूतलक्षी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, और भविष्य लक्षी होता है प्रोस्पेक्टिव। अब देखिए, इसमें एक केस था सेल्वी बनाम कर्नाटक 2010 का। इसमें देखो क्या क्या आया है कि अपराध के जो परीक्षण किए जाते हैं, अपराधी के परीक्षण कौन कौन से, एक तो होता है नार्को टेस्ट, एक होता है पॉलीग्राफी जिसे बोला जाता है झूठ झूठ परीक्षण, यानी झूठ पकड़ने वाला टेस्ट। मान लीजिए अपराधी से आप बयान दिलवा रहे हैं और वो झूठ बोले जा रहा है, तो अब वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे इंग्लिश में बोला जाता है लाई डिटेक्टर टेस्ट, या फिर क्या बोलते हैं, पॉलीग्राफी बोलते हैं। एक होती है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग और एक होता है, इसी को पॉलीग्राफी को क्या कहा जा रहा है, झूठ परीक्षण जांच। ये यदि अपराधी की जाती हैं तो इसमें क्या किया जाता है, अपराधी को एक प्रकार का रसायन दिया जाता है और रसायन के अंदर
जब उसके शरीर में रसायन इंजेक्ट करा रहे हैं तो उसका शरीर जो है वो अर्धचेतन अवस्था में चला जाता है, और अर्धचेतन अवस्था में जब उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आंसर जो हैं वो सही सही आते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी बात को झूठ बोलना या मैनिपुलेट कर रहा है तो मैनिपुलेट तभी कर पाएगा जब वो पूरी तरीके से चेतन अवस्था में है। लेकिन जब उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसको किस अवस्था में कर दिया गया है, अर्धचेतन में, कुछ इंजेक्शन लगा के अर्धचेतन अवस्था में करके फिर उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो सच ही बोलेगा। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इन टेस्ट को 20(3) का उल्लंघन माना है, क्योंकि 20(3) में क्या कहा है कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, और यहाँ व्यक्ति यदि उसने आपराधिक कृत्य किया है तो वो गवाही देगा। तो कहा गया है कि इन टेस्ट में जो चीज़ें वो बोल रहा है उसे आप इन्वेस्टिगेशन के लिए काम ले सकते हो, लेकिन वो सबूत के तौर पे काम नहीं लिया जाएगा, वो उसके द्वारा जो है आपराधिक कृत्य स्वीकृति के रूप में काम में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये 20(3) का क्या है, उल्लंघन है, यहाँ पे बाध्य किया जा रहा है उसे। उसके बाद आगे देखिए इसमें 19 अनुच्छेद 21 जो है वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और जिसे बताया था कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जीने का अधिकार। अब इसमें ध्यान रखिए, इसमें लाइन क्या लिख रखी है संविधान में कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी विधि द्वारा ही उसकी दैहिक स्वतंत्रता वंचित की जा सकती है, अन्यथा नहीं। अब इसमें ध्यान रखिए, शुरू में जो इसकी परिभाषा आई वो बहुत संकीर्ण परिभाषा थी। जीने का अधिकार यानी केवल जीवित रहना है, उसको बंधक नहीं बनाना है। अब जीने का अधिकार का मतलब जैसे जानवर भी जी रहा है, तो वो जो व्याख्या है वो कैसी है, संकीर्ण है। लेकिन बाद में एक मेनका गांधी केस हुआ और इसमें इसकी थोड़ी विस्तृत व्याख्या की गई कि जीने का अधिकार केवल जीवन जीना ही नहीं है, कैसा जीवन जीना होता है, गरिमापूर्ण जीवन जीना। अब गरिमापूर्ण जीवन जो है इसके अंदर बहुत सी बातें आ जाती हैं, इसलिए आप देखेंगे 19-21 के ये जो अनुच्छेद 21 है इसके अंदर भी बहुत सारे अधिकार समाहित हैं। जैसे आपने देखा था अनुच्छेद 19 नाम था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19(1) क में, और उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में 5-10 अधिकार आ गए थे। वैसे ही 21 की बात करें तो 21 जीने का अधिकार, लेकिन कैसा वाला जीवन चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। इसमें भी बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं। तो जैसे जैसे कोर्ट में केस होते जा रहे हैं इसकी व्याख्या आगे से आगे बढ़ती जा रही है। तो लास्ट में जब आप देखोगे कि एक तो कौन सा अनुच्छेद 14, एक 19 और एक कौन सा है 21, इनमें दुनिया भर के अधिकार पड़े हैं, इसीलिए इन्हें मूल अधिकारों का सुनहरा त्रिकोण कहा जाता है, गोल्डन ट्रिनिटी कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं, 14, जिसमें क्या लिखा गया है, समानता का अधिकार, 19 में कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार, और 21 में कौन सा है, जीने का अधिकार। लेकिन ये नाम इतने ही लिखे गए, इनके अंदर बहुत सारे अधिकार क्या हैं, समाहित हैं, तो इसे सुनहरा त्रिकोण कहा जाता है। अब यहाँ देखिए गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में कितने सारे अधिकार समाहित हैं, कुछ बता रहे हैं इसमें से। सबसे पहला, यदि आपको गरिमापूर्ण जीवन जीना है इसका मतलब शिक्षा पाने का अधिकार भी आपको है, क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन तभी जी सकते हैं जब आप शिक्षित हैं। तो शिक्षा पाने का अधिकार जो है इसके लिए संविधान में संशोधन ही कर दिया गया, एक खंड जोड़ दिया गया 21 का, और वो संशोधन हुआ 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चे हैं उनको कैसी शिक्षा मिलेगी, एक तो निशुल्क और एक कैसी है, अनिवार्य शिक्षा। आप बाद में पढ़ेंगे कि ये जो 86वां संविधान संशोधन है इसने संविधान को 3 जगह से छेड़ा है। यहाँ ध्यान रखना है, सबसे पहले तो इसने एक तो मूल अधिकार में, मूल अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद कौन सा है 21, इसमें एक खंड जोड़ दिया क कि राज्य सुनिश्चित कराएगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। उसके बाद आप देखोगे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वहां पे भी परिवर्तन किया गया है, और एक है मूल कर्तव्य, वहां पे भी परिवर्तन किया गया है। तो ये जब आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे। तो 86वें संविधान संशोधन ने यहाँ देखना है 21 का जोड़ा गया, और ये याद रखना है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे जो हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। इस संशोधन के बाद इसी क्रम में जो कानून आया उसे बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, और ये कब का है, 2009 का। इसी क्लास में हमने एक पढ़ा है आरटीआई। आरटीआई आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत पढ़ा।
वो कब का है? 2005 का। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब का है? 2005 का। और राइट टू एजुकेशन, ये कानून है जो बाद में किसने बनाए हैं? संसद ने बनाए और राज्यों के विधानमंडल ने बनाए। और यहाँ क्या किया है? संविधान में संशोधन किया गया है। उसके बाद देखिए, यदि गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं तो एक तो आपको शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी चीज, गरिमापूर्ण जीवन जीने में एकांत का अधिकार भी है, प्राइवेसी का भी अधिकार है, तो ये भी इसमें समाहित किया गया है। एक ध्यान रखना है, पर्यावरण प्रदूषण यदि जो हो रहा है तो उससे हमारी हेल्थ खराब हो सकती है, हमारा जीवन जीने का अधिकार जो है, ये गरिमापूर्ण जीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण भी हमें प्राप्त है। तो इससे संबंधित आप देखना कि जो उत्सर्जन मानक डिसाइड किए जाते हैं, उत्सर्जन मानक या पर्यावरण प्रदूषण में पढ़ेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं एमिशन नॉर्म्स। आपने सुना होगा, जैसे दिल्ली है, कई सिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं, वहाँ पे 10 साल पुरानी या 15 साल पुरानी गाड़ियाँ जो हैं वो चलाने पे रोक है। उसका कारण है प्रदूषण क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। प्रदूषण यदि ज़्यादा होगा तो लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, तो उनका जो वो गरिमापूर्ण जीवन है वो प्रभावित होता है। तो वो भी किस में दिया गया है हमें? अनुच्छेद 21 में। उसके बाद देखिए, भोजन का, स्वास्थ्य का, बिजली पाने का, सुरक्षित यात्रा, ये सब गरिमापूर्ण जीवन में आते हैं। नींद लेने का अधिकार भी इसके अंतर्गत है। और ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट इसमें कि विदेशी यात्रा करने का अधिकार कहाँ है? 21 में। और भारत में यात्रा करनी है तो अधिकार आपके पास कहाँ है? 19(1) के अंदर है। तो ये ध्यान रखना है। और एक ये वाला पूछा जाता है कि शिक्षा पाने का अधिकार जो है वो भी किस में आ रहा है? 21 में, और इसको जोड़ दिया गया है 21 से कम है। ये कोर्ट की अलग अलग व्याख्या के द्वारा ये अधिकार जुड़ते जा रहे हैं। तो 21 जो है ये भी एक तरीके से बहुत सारे अधिकारों को इसने क्या कर रखा है? समाहित कर रखा है। उसके बाद देखिए इसमें आगे अगला है अनुच्छेद 22। 22 जो है गिरफ्तारी और निरोध के समय संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति की जब गिरफ्तारी होती है तो उस समय उसे क्या क्या अधिकार दे रखे हैं। तो गिरफ्तारी में सबसे पहला अधिकार तो ये है कि उसे अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दूसरी चीज, जब गिरफ्तारी की जा रही है उस समय वो अपने वकील से उसे परामर्श लेने का अधिकार है। तीसरा इसमें ध्यान रखना है कि जब उसको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं तो 24 घंटे के अंतर्गत उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना जरूरी है। यानी पुलिस कस्टडी में वो लास्ट 24 घंटे रह सकता है, उसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत करना जरूरी है। यहाँ थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। तो ये 3 अधिकार हैं यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। पहला, कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है वो पता कर सकता है। दूसरा, वो अपने वकील को फ़ोन कर सकता है या उससे परामर्श ले सकता है। तीसरा, उसे ध्यान रखना है कि 24 घंटे के अंतर्गत उसे कहाँ मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत करना ज़रूरी है। उसके बाद आगे ध्यान रखिए, अब ऐसा वाला जो अधिकार जब उसे गिरफ्तार कर रहे हैं, ये 3 स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। ऐसे अधिकार 2 व्यक्तियों को नहीं है। यदि वो व्यक्ति शत्रु देश का नागरिक है तो उसके पास में ये अधिकार नहीं है कि वो गिरफ्तारी का कारण जाने या वकील से परामर्श करे या 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाए। ऐसा अधिकार शत्रु देश के नागरिक को नहीं है। अब शत्रु देश का नागरिक कौन हो सकता है? तो शत्रु देश है ना, उसकी सूची में नाम होना चाहिए। शत्रु देशों की सूची में नाम होगा, उसे ही शत्रु देश कहा जाएगा। और वर्तमान में भारत के शत्रु देश की सूची में किसी भी देश का नाम नहीं है। उसके बाद आगे ध्यान रखना है, दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है? निवारक निरोध अधिनियम के तहत यदि गिरफ्तार किया जा रहा है तो उस व्यक्ति को वो 3 स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं है। अब ये शब्द समझेंगे कि ये निवारक निरोध क्या होता है। इसमें ध्यान रखिए, निरोध का मतलब है, निरोध यानी बंद किया जा रहा है, तो निरोध को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिटेंशन। अब 2 प्रकार से डिटेंशन की जाती हैं। एक तो होता है प्यूनिटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का मतलब है अपराध कर दिया है, व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया है और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ये डिटेंशन या ये निरोध तो कैसा है? प्यूनिटिव। और निवारक का मतलब है अपराध किया नहीं है, उस व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है और संभावना के आधार पे उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे बंद कर लिया गया है,
तो उसे कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इस प्रिवेंटिव को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निवारक निरोध। यानी व्यक्ति ने अपराध किया नहीं है लेकिन उसकी संभावना है कि अपराध कर सकता है, उस समय यदि उसे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं तो उसे ये 3 अधिकार नहीं मिलेंगे। वो गिरफ्तार करते समय वो ये नहीं पूछ सकता कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी के समय वकील से परामर्श नहीं ले सकता। 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार भी उसको प्राप्त नहीं है। तो ये जो 22 के अंतर्गत जो 3 अधिकार दिए गए हैं वो 2 व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। एक तो शत्रु देश के नागरिक और दूसरा ध्यान रखना है ऐसे व्यक्ति जिसे निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। यहाँ समझ में आया होगा आपको, यहाँ अपराध उस व्यक्ति द्वारा किया गया है उसके बाद गिरफ्तार कर रहे हैं। यहाँ अपराध की संभावना है कि ये व्यक्ति अपराध कर सकता है। सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए, यहाँ कोई आतंकवादी है, उसने आतंकवादी कोई घटना जो है उसको रूप दे दिया है, अपराध किया है, तब गिरफ्तार कर रहे हैं। और यहाँ संभावना है कि वो आतंकवादी गतिविधि कर सकता है, तब उसको ले जा रहे हैं। तो वो कैसा है? निवारक निरोध, यानी पहले से उसको बंद किया जा रहा है। लेकिन इस निवारक निरोध अधिनियम, अब ये अधिनियम बनाता कौन है? तो ये अधिनियम जो है संसद बना सकती है केंद्र में, और राज्यों की विधानमंडल भी बना सकती है। देश में लोक व्यवस्था बनी रहे और स्थितियां सामान्य रहें, इसलिए संसद और विधानमंडल को अधिकार दिए गए हैं कि वो निवारक निरोध अधिनियम बना सकती हैं। संभावना के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन कानून बनाए जाते हैं उनके द्वारा। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, निवारक निरोध अधिनियम जो है इसका कई बार जो है मिसयूज हो सकता है, इसलिए निवारक निरोध के तहत जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसे कुछ अधिकार दिए गए हैं। उसके पास भी 3 हैं अधिकार, थोड़े अलग से अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला देखिए उसको। पहला अधिकार ये है कि वो गिरफ्तारी का कारण जान सकता है, लेकिन यदि जनहित की बात है, जनहित यदि प्रभावित हो रहा है तो मना भी किया जा सकता है कि आपकी गिरफ्तारी क्यों की जा रही है, ये नहीं बताएंगे। तो एक तो ये अधिकार है इसके पास। दूसरा अधिकार है कि उसको जब नज़रबंद कर लिया गया संभावना के आधार पे, तो लास्ट कितने दिन तक बंद कर सकते हो? 3 माह तक। 3 माह के बाद एक एडवाइजरी बोर्ड होता है और वो डिसाइड करता है कि उसको जो गिरफ्तार किया गया है उसका कारण उचित है, तब उसके बाद उसकी आगे कैद बढ़ाई जा सकती है। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उसमें ये 3 माह को घटाकर कितना कर दिया गया है? 2 माह, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। तो निवारक निरोध के तहत जो गिरफ्तार हुए हैं उनको पहला तो क्या अधिकार दे दिया कि जान सकते हो गिरफ्तारी का कारण, लेकिन जनहित में नहीं भी बता सकते, ऐसा हो सकता है। दूसरा, अधिकतम उनको कितने माह तक कैद किया जा सकता है उस अधिनियम के तहत? 3 माह तक। संशोधन करके 2 माह कर दिया, लेकिन लागू नहीं किया है। तीसरा, वो अपना प्रेजेंटेशन देने का अधिकार है। प्रेजेंटेशन का मतलब अपील कर सकते हैं। तो ये 3 अधिकार इनके पास भी हैं। उसके बाद आगे देखिए, इसमें ये जो निवारक निरोध आपको बताया कि कानून कौन कौन बना सकती हैं, संसद और विधानमंडल, तो इनको अलग अलग विषय दिए गए। जैसे हमने 7वीं अनुसूची पढ़ी थी, 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट थी, जिसमें संघ सूची थी, राज्य सूची थी और एक संवर्ती बताई थी। उनमें विषय दे रखे थे जिन पे कानून बना सकते हैं। संघ सूची में जहाँ केंद्र सरकार कानून बना सकती है या संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची में राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है और संवर्ती में दोनों बना सकते हैं। अब निवारक निरोध यानी ऐसे वाले कानून जिसमें सम्माना के आधार पे क्या किया जा रहा है? गिरफ्तार, तो उनमें अलग अलग विषय दे रखे हैं। संसद जो है, केवल संसद, यानी जहां केवल संसद को ही अधिकार है, वो कौन कौन से विषय पे? रक्षा से संबंधित, विदेशी मामले से संबंधित और देश की सुरक्षा से संबंधित जितने भी निवारक निरोध अधिनियम है वो केवल संसद बना सकती है। लेकिन यहाँ संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को ही अधिकार है इन विषयों पे कौन से कानून बनाने के लिए? निवारक निरोध कानून बनाने के लिए। तो कौन कौन से हैं? राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और समुदाय हेतु आवश्यक वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो ये आपको इसमें बता दिया गया है। अब एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। आपने क्या पढ़ा था? 19 से 22। 19 से 22 जो हैं पूरा क्या कहलाता है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें ध्यान रख लीजिए, पहला आपने समानता का अधिकार पढ़ लिया है, अनुच्छेद 14। 19 स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, इसी में बीच में एक और आया 21। तीनों को मिला के मूल अधिकार का क्या कहा जा रहा है? सुनहरा त्रिकोण। 19 में ध्यान रख लीजिए, 19 का पहले टुकड़ा किया 1 और फिर उसमें क से लेके अपन 6 तक चले। यहाँ पे आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 6। उसके बाद 19 2 से लेके 2, 3, 4, 5 और 6, इनमें कोई स्वतंत्रता नहीं है।
इन सब के अंदर क्या दे रखे हैं? प्रतिबंध दे रखे हैं। इन पे जो रोक लगाई गई है इन स्वतंत्रताओं पे, वो किन में आ रहे हैं? इन अनुच्छेदों के अंदर है। तो ये पूरी 19 की बात हो गई थी। उसके बाद बताया 20 जो है, 20 में दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण था, जिसमें आपको 3 अधिकार बताए थे। पहला 20(1), दूसरा कौन सा था? 20(2) और 20(3). 20(3) में बताया था कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 2 में था कि दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता, एक अपराध के लिए एक ही दंड मिलेगा। और 20(1) में आपको बताया गया था कि जो है भूतलक्षी दांडिक विधियां नहीं हो सकती, आपराधिक जो कानून बनते हैं वो बैकडेट से लागू नहीं हो सकते। 21 में आपने पढ़ा था कि जीवन जो है वो गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, तो इसमें बहुत सारे अधिकार समाहित होते जा रहे हैं। इसमें एक तो आपको शिक्षा का अधिकार ध्यान रखना है, 83वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत इसमें जोड़ा गया है 21(क) में। उसके बाद हमने पढ़ा 22 में गिरफ्तारी हो रही है या बंद किया जा रहा है, निरोध, उस समय आपको क्या क्या अधिकार हैं? तो इसमें 3 अधिकार थे, वो ध्यान रखने हैं। तो ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार और जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।